नाज़रीन, इस साल जुलाई के महीने में मॉडल सबा कमर एक फ़ोटोशूट करवाई उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान के अंदर, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान से एक रिएक्शन आया, क्योंकि मजहबी इबादत गाह जो होती है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए एक मुक़द्दस जगह पर होती है। और अगर वहाँ पर उस इबादत गाह के मुंतज़मीन की इजाज़त के बगैर या उस मजहब के मानने वालों की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की ऐसी हरकत की जाए जो कमर्शलिज्म के ज़ुमरे में आए, जो कि फैशन के ज़ुमरे में आए, जिससे उस रिलीजियस सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचे, तो यकीनन उस हरकत को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि सबा कमर के खिलाफ और उनके पूरे क्रू के खिलाफ पर्चा हुआ, बाकायदा उन्होंने अदालत में पेशियां भी भुगती। हाल ही में एक वाकया पेश आया करतारपुर गुरुद्वारे नारोवाल के अंदर, जहां पर एक मॉडल है सालिया इम्तियाज, उन्होंने वहां पर अपना फोटोशूट करवाया, जिसके ऊपर सरहद पार से भी सिख कम्युनिटी का रिएक्शन सामने आया। सिख कम्युनिटी ने मुतालबा किया कि उनकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनके एहतराम को यकीनी बनाया जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, मोहतरम उवैस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, और मौलाना हिशाम इलाही ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, मारूफ आलिम दीन है। हिशाम इलाही ज़हीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हिशाम साहब, ये कहिएगा कि ये जो वाकया पेश आया था सबा कमर वाला, जो मस्जिद वज़ीर खान में शूट हुआ था, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हमने रिएक्शन शो किया था, बाकायदा पर्चे कटे थे, लेकिन अब ये जो वाकया पेश आया जिसमें सालिया इम्तियाज़ ने करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर शूट करवाया, उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं कटा है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हिशाम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो दिबाचे में बात की है वो 100% दुरुस्त है, और मैं उसको सेकंड करता हूँ कि मजहबी मकामात किसी भी मजहब के हों, उनका एक तकद्दुस, उनका एहतराम ऐसा जरूर मौजूद है कि जो उनके मजहब के मुताबिक उनको सही नहीं लगता, आप उनकी राय का एहतराम करें। वैसे तो हमारे मजहब के अंदर आपको पता है कि तस्वीर इबादत खानों में नहीं होनी चाहिए, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को भी इस बात की दावत दी थी कि गिरजों के अंदर से आप तस्वीरें हजरत ईसा वगैरह की हटा दें। लेकिन एक मैं वाकये की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। हजरत उमर जब बैतुल मक़दस की फतह के ऊपर पहुंचे थे, तो वहां पे ईसाइयों ने यहूदियों के एक इबादत खाने के अंदर कूड़ा फेंका हुआ था। तो हजरत उमर ने उस कूड़े को खुद साफ किया, तो मुसलमानों को ने कहा यहाँ पे अब नमाज भी पढ़ ले। तो हजरत उमर ने कहा मैं यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद बना लोगे, जबकि ये यहूदियों का इबादत खाना है। गोया इबादत खानों का तकद्दुस हमारे असलाफ से, सहाबा से और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि किसी भी मजहब का कोई इबादत खाना हो उसको कायम रखा जाएगा, उसको उसके पैरा बहुत खूबसूरत इब्तदाइया दिया आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस सारी बात को एक्सप्लेन किया। हिशाम साहब, ऐसे मौके पर अक्सर जो उलमा हजरात हैं वो कहते हैं कि जैसे कि कहा जाता है इन्नमल अमालु बिन्नियाती, नीयत भी देखी जाती है। मॉडल सालिया इम्तियाज़ ने करतारपुर गुरुद्वारे में इस फोटोशूट के ऊपर माजरत भी कर ली है, तो ऐसी बातों को तवालत देने की जगह क्या माजरत कबूल करना ज़्यादा मुनासिब तरीका होगा, या जो लीगल कार्रवाई है उसकी जानिब जाना चाहिए आपके ख्याल में? वैस भाई, असल में जब कोई जुर्म सरदर्द हो जाए ना, तो फिर मुआशरे में ये एक लामहला बात है, कानून की बालादस्ती के लिए और दीगर लोगों को जुराइम से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल माजरत एक गुड जेस्चर होता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मस्जिद वज़ीर खान का आपने जो हवाला दिया, सबा कमर ने वहां पे ये शूट किया, पूरे मजहबी तबके ने भी आवाज उठाई, पर्चा भी हुआ, माजरत भी उनकी जज ने कबूल कर ली। फैसल मस्जिद के अंदर ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन हमें इतराज ये है कि दोगली और मुनाफकाना पॉलिसी तो उन साहिब की है कि जो खुद मस्जिद वज़ीर खान के बाहर ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं। उस वक्त उनको इबादत खाने के तकद्दुस का ख्याल नहीं आया। वो सिखों के, मैं कहता हूं होना चाहिए, हर दोनों की मज़ाहिब के इबादत खानों के तकद्दुस का ख्याल होना चाहिए, ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को सिखों का गुरुद्वारा तो नजर आ गया कि यहाँ पे उनका तकद्दुस पमाल हुआ है, और उन्होंने भी ट्वीट किया, और शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया। जिस वक्त वो वज़ीर खान मस्जिद के बाद डोल की थाप पे रक्स कर रहे थे, तब मजहबी और मुसलमानों के जज्बात मजरूह नहीं होते। यानी जो सच्चा दीन और सच्चा मजहब है, उनके पैरोकारों के सेंटिमेंट्स मजरूह हो जाएं, वो हेट स्पीच के अंदर नहीं आता, वो काबिल नफरत बात नहीं है। वहां पे आप डोल की थाप पे रक्स भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये मुल्ला, और उस वक्त उन्होंने कैसे कैसे कमेंट किए थे।
आज मैं ये कहता हूं कि अगर मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर शूटिंग मना है तो करतारपुर और किसी भी मजहबी प्लेस के ऊपर शूटिंग अच्छा, अगर हिशाम उनके साहब, मजहब में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल और मैं करना चाहूंगा आपसे कि आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है, खास तौर पर लाहौर शहर के अंदर के जो निकाह की सेरेमनी है वो एक बड़ी मस्जिद के अंदर की जाती है, बादशाही मस्जिद को प्रेफर किया जाता है। पहले पाबंदी लगाई गई, फिर उसके बाद मोबाइल कैमरों से उसे शूट करने की इजाज़त दे दी गई। इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि जो जोड़े अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह से करना चाहते हैं, क्या उन्हें इसकी इजाज़त होनी चाहिए? हिशाम साहब। वैसे भाई बुनियादी तौर पर तो मस्जिद का एक कम्युनिटी सेंटर इस्लाम में है, इस्लाम में प्रेसिडेंसी भी मस्जिद है, इस्लाम में सुप्रीम कोर्ट पूरा कम्युनिटी सेंटर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूरा। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज को मद्देनजर रखा है कि शरीयत का भी एक असूल है, सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर। मस्जिदों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें आती थी, लेकिन सेग्रीगेशन मौजूद थी। मर्दों का हाथा अलग था, औरतों का हाथा अलग था। हज़रत आयशा ने ये बात नहीं थी कि आप कैसे भूल गए हैं, सुहेल का नमाज़े जनाजा मस्जिद नबी में अदा हुआ था, यानी हजरत अबू बकर का जनाजा औरतों ने भी पढ़ा, मर्दों ने भी पढ़ा। निकाह मस्जिद ही में होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा भी है। और आपने ये बात की है, बड़ी खूबसूरत है कि हालों के अंदर हम 17 लाख रुपया बिल दे देते हैं, मस्जिद के अंदर मुफ्त निकाह होता है, वहां से हम अपनी जिंदगी का आगाज नहीं करते। अच्छा हिशाम साहब, ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर, जो कि मस्जिद के अंदर एक बुनियादी प्रिंसिपल है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का, जो तुर्की के अंदर आया सोफिया के बिल्कुल सामने ब्लू मॉस्क है, वहां पर तो सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर एग्जिस्ट नहीं करती। वहां पर गैर मुल्की सयाहों को भी आने की इजाजत होती है, मर्द और खवातीन भी वहां पर नमाज पढ़ रहे होते हैं एक ही जगह पर। तो क्या वो गैर इस्लामी प्रैक्टिस है हिशाम साहब? वैसे भाई असल में बुनियादी तौर पे जो इस्लामी प्रैक्टिस है उसके असूल ज़वाबित हैं कि अगर मर्द और औरत इकट्ठी नमाज पढ़ना चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों की तरतीब भी बयान की है कि पहली सफ मर्दों की होगी, इस तरह होगी, फिर औरतों की सफ़ें कहाँ होंगी। आप मस्जिद नबी में जाते हैं, आपने देखा होगा कि मस्जिद नबी के अंदर जो सेग्रीगेशन है, जो असूल है वो आम मसाजिद का, जो बैतुल्लाहिल हराम है वहां पे आप देखते हैं कि सेग्रीगेशन की वो कफियत लेकिन नहीं है। ब्लू मॉस्क तो एक आम मस्जिद है ना हिशाम साहब, तो अगर वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ये गैर इस्लामी है हिशाम साहब? मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, ये 100% गैर इस्लामी है कि मखलूत तौर के ऊपर औरत मर्द के साथ खड़े होकर नमाज ही नहीं मुमकिन। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर औरत और मर्द इकट्ठे मस्जिद में मौजूद हो तो औरतों की सफ़ों की एक पूरा लंबा चौड़ा बुखारी और हदीस की कुतुब में अबवाब है कि उनकी सफ बंदी का तरीका क्या होगा, मर्दों की सफ़ें कहाँ पे होंगी। और ये जो बहरहाल पर्दे के जब अहकामात नादिल हुए थे तो दुनिया के सबसे मुकद्दस और मोहतरम और आप ये फरमा रहे हैं कि इसमें सिर्फ जो इस्तिस्ना है वो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर है? नहीं, मस्जिदुल हराम वाहिद इस्तिस्ना, मस्जिद नबी में भी सेग्रीगेशन मौजूद होती है। ठीक है हिशाम साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ उवैस भट्टी मौजूद है स्टूडियोज में। उवैस भट्टी, ये जो करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर फोटोशूट का वाकया पेश आया, उसके ऊपर फौरन पंजाब पुलिस के तर्जुमान की जानिब से एक ट्वीट किया गया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि हम इस एड एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इस मॉडल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। लेकिन जो करतारपुर गुरुद्वारे की जो सिक्योरिटी कंपनी है ग्लोबल नोबल, जिसने उस क्रू को अंदर जाने की इजाजत दी, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, उसका नाम लेना तक पसंद नहीं किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। तो ये कार्रवाई यकतरफा क्यों होती है उवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सब सबसे पहले तो मैं ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको कंडेम करता हूँ कि हमारी सिख बरादरी है, जो हमारे भाई हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है ब्रदरहुड का जो नारा लगाती है, हमारे जो सिख भाई हैं, इन्हीं के लिए खान साहब ने करतारपुर राहदारी एहतसाब बनाई कि एक भाईचारे की फिजा कायम हो। और आज अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हम अपनी सिख बरादरी के साथ खड़ी, पीटीआई की गवर्नमेंट ये नहीं है कि हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आप मैं आ जाता हूं, अब मैं उसी साइड पे आ जाता हूं, क्या आया कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात की बात है। इन लोगों को, जिन लोगों ने अंदर जाने की इजाजत दी, जो लोग वहां पर मेटल डिटेक्टर्स लेकर बैठे हुए हैं, जो गले में बाकायदा टैगिंग करते हैं, एक एक चीज की तलाशी लेते हैं, अगर उन्होंने पूरा क्रू अंदर जाने की इजाजत दी, उनके खिलाफ तहकीकात तक नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। जो आप बात कर रहे हैं कि क्रू अंदर लेके गए हैं,
ये जो आप हमारे जो हाथ में मोबाइल एक होता है, ये सबसे बड़ा ये मोबाइल शूट से नहीं हुआ, ये मोबाइल शूट नहीं मैं जो उनकी सुन रहा था, जो मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं कि मैं किसी अगर सालेहा इम्तियाज हैं उनको यहाँ पे आगे उनके बारे में कुछ बात करूंगा या उनके फेवर में बात, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए जो उनकी आपने सुना उन्होंने एक्सक्यूज किया, सॉरी किया, उसके अंदर खुद कह रही हैं कि हम किसी ब्रांड का शूट नहीं करने गए थे। बाद में वो जो सीईओ हैं मन्नत ब्रांड के, वो भी आए, उन्होंने कहा कि ये नहीं कि हमारी एक इंटेंशन थी। आपने खुद शुरू में कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, इनकी कोई ऐसी, वो कहते हैं कि हमारी नीयत नहीं थी, हम इसको वहां पे जाके फोटो मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। करतारपुर गुरुद्वारा एक बहुत बड़ा अहाता है, वहां पर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर नजर रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि नहीं है? वैसा बिल्कुल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया के खिलाफ कोई एक लफ्ज की कार्रवाई हुई? इंतजामिया को बिल्कुल ये चाहिए, और चाहिए नहीं, कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। जैसे आप जैसे मीडिया के ऊपर मस्जिद वजीर खान का जब इंसिडेंट हुआ था, देखिए ये चीजें इसको इंक्वायरी करवाना बनती थी, उस टाइम भी ये हुआ था। और मस्जिद वजीर खान में पंजाब पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि मॉडल के खिलाफ कार्रवाई होगी, एड एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हुई? होगी, बिल्कुल इनके खिलाफ। आप कल देख लीजिएगा, देखिए अगर 2 दिन इस वाकया को हो गए, बिल्कुल डिले होगा, ये बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए। चले उवैस, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राना अरशद साहब, आपका ताल्लुक भी उस इलाके से है, हसन अब्दाल से, जहां पर सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। वहां पर हर साल हम लोग हज़ारों सिखों को इंडिया से और पूरे दुनिया से होस्ट भी करते हैं। ये जो वाकया है जिससे हमारी सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, किस तरह कमेंट करेंगे? क्या इस वाकये को ठीक हैंडल किया राना साहब हमने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल, आपकी फ़हम फरासत, कि आप हमेशा अवामी और कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। और क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और डिस्ट्रिक्ट ननकाना में गुरु नानक साहब का मैं समझता हूँ कि जन्म डे अभी चंद दिन पहले मनाया गया है, और पूरी दुनिया से, इंडिया समेत यूरोपीय कंट्रीज़, मैं समझता हूँ यूके, कनाडा, अमेरिका, सबसे लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। और मजहबी लिहाज से, क्योंकि हम जैसे मुसलमान हैं, हम सरदार दो जहां रहमतुल आलमीन के कदमों की खाक के सदके हम जब उम्रा या हज करते हैं तो हम हरम पाक के बाद मस्जिद नबवी में हाज़िरी देते हैं। उसी लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो सिख बरादरी है वो मजहबी लिहाज से उनका एक मजहबी लगाव है, और शरई लिहाज से भी सरदार दो जहान रहमतुल आलमीन थे, वो सबके लिए रहमत का सबब थे। रहमत अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल किया जाता था अमली तौर पर। और यहाँ मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जब हमारी गवर्नमेंट होती थी तो हम जिम्मेदार थे, और आज अगर गवर्नमेंट है पंजाब में या फेडरल में तो ये उनकी जिम्मेदारी है। नेग्लिजेंसी जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। क्यों मौका दिया गया? अगर हम मस्जिद वजीर खान वाले इश्यूज को देखते हैं तो फिर हमें कंपेयर करना होगा। लोग कंपेयर कर रहे हैं, और फिर उस्मान बाजार जो कभी हमारे साथ, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं राना साहब के जो करतारपुर गुरुद्वारे की मैनेजमेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान की रीच से थोड़ी आगे है। नहीं, जो पाकिस्तान की हदूद होगी, जैसे देखना ननकाना साहब जो है, गुरु नानक का जो जन्म डे अभी मनाया गया है, तो वहाँ हज़ारों की तादाद होती है। वहाँ उनका हॉस्टल, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट, लाहौर रेंज क्योंकि है, कमिश्नर और आरपीओ समेत, आरपीओ के साथ साथ डीपीओ, डीसीओ सब ऑन बोर्ड होते हैं। और फिर उसके बाद एक उलमा कराम की मजहबी कमेटी जो है, सिख यात्रियों की भी कमेटी है, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनके जन्म डे के फैसिलिटेट करने के लिए उनके साथ आप समझते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, और फिर वकूए के बाद इतना टाइम गुजरने के भी जिम्मेदार
क्यों नहीं रिपोर्ट आई, क्यों नहीं उस पर कमेटी बनी, क्यों नहीं नेग्लिजेंसीज के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हशाम थी, इलाही ताकि ज़हीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस इशू को यहाँ पर ही खत्म किया जाता। हशाम साहब, कि ये पूरे पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मजहबी इबादत गाहें हैं उनके एहतराम के लिए जो मुख्तलिफ रूल्स हैं वो क्या इबादत गाहों के बाहर कुनिंदा होने चाहिए, चस्पा होने चाहिए, ताकि कोई भी टूरिस्ट जो है, कोई भी जो ला इल्म शख्स है या कोई जो उस मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है, अगर वो वहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट पे करने गया है ताकि वो भी लोगों के मकामी सेंटिमेंट्स का ख्याल रखे। हशाम साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल होने चाहिए। ये बादशाही मस्जिद में आपको पता होगा कि एक मरतबा बरतानिया का वफद आया था, तो इमाम मस्जिद ने उनको कह दिया था ये मस्जिद है, आपकी मेहरबानी है, आप कम से कम इस लिबास के अंदर आए। तो ये इस्लामी हदूदों की यूद, अगर मुसलमान अपनी इबादत खाने में दाखिले के वक्त ये चाहते हैं कि गैर मुस्लिम उन हदूदों की यूद का ख्याल रखे, तो गैर मुस्लिमों के जो हदूदों की यूद है उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात करके वैसे भाई मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अगर ये भट्टी साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, अगर तो वो सालिहा के खिलाफ कार्रवाई कानूनी हो रही है अहाते में फोटो शूट करने की, तो फिर इनको मुनाफकत छोड़ के फवाद चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जब वो ढोल की थाप पे रक्स और भंगड़ा डाल रहा मस्जिद वजीर खान के बाहर। वो भी वही आता है, ये भी वही आता है। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि अपने बंदे ने किया है तो मुसलमानों की इबादत खाना है तो कोई हरज नहीं, और सिखों के इबादत खाने के बाद मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हशाम साहब, आप एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप एक बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे भी हैं, आप एक बहुत बड़े आलिम दीन के भाई भी हैं। लोग अक्सर ये सवाल पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम खुदा न खास्ता किसी मुसलमानों की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाए तो उस पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होती है, उस पर तौहीन मजहब का पर्चा होता है। लेकिन हमने देखा कर्क मंदिर का जो केस था उसमें बाकायदा मुसलमानों की जानिब से हिंदुओं के मंदिर के ऊपर अटैक किया गया और उन मुसलमानों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। हशाम साहब, तो वैस भाई सबसे पहली बात ये आपको पता, कर्क वाकये के ऊपर सबसे पहले जो अव्वलीन आवाजें उठाई उनमें हम लोग शामिल थे। हमने इस बात की कोई बरमला कहा था कि शरीयत में किसी भी इबादत खाना जो बन चुका हो किसी रियासत की टेरिटरी के अंदर उसके हुकूक मुतय्यन हो, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। असल बात हुई है कि कर्क वाकये के अंदर वो जो मुतवल्ली हैं मंदिर वगैरह के, उनकी आपस में सेटिंग होगी। ये तो रियासत को चाहिए कि वो उनको करार वाकई सजा दे। हम कतन मंदिर को इस तरह नुकसान पहुंचा, किसी भी इबादत खाने को नुकसान पहुंचाने। अच्छा हशाम साहब, सिर्फ 2 मिनट मजीद दीजिएगा। आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है, ये जो मस्जिद वजीर खान के अहाते में अगर कोई मुसलमान अवैस रक्स करता है तो हशाम साहब मुतालबा कर रहे हैं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सालिया के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं शाम साहब की जो बातें हैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं डिसएग्री नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, अगर जब फवाद चौधरी साहब की जो बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब ने जो एक्ट किया उसके ऊपर उन्होंने एक्सक्यूज किया, पूरी कौम से माफ़ी मांगी। इस्लाम में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिया करते थे। अगर हम उन्हीं की बातों का अगर यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, अपने जो अहकामात हैं उनकी अगर जिक्र कर रहे हैं, तो माफ़ी भी तो एक चीज़ है। अगर एक बंदे ने माफ़ी मांगी है, मैं अपने भाई से कहता हूं, हशाम साहब, आप इस एक्सप्लेनेशन से बंदे ने माफ़ी मांगी है तो प्लीज हमें दिल से माफ कर देना चाहिए। आज अगर एक बंदा, देखिए, अगर एक बंदे ने उस टाइम आपको लगा कि गलत किया है, उस टाइम माफी मांगी, आज हमारे अगर सिख भाइयों के मुकद्दस मुकाम के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो उस बंदे ने, वही बंदा जिसको आप जिस तरह आप कह रहे थे कर्क मंदिर के जो मुंतजमीन हैं, अगर उनकी सेटिंग हो गई है उन लोगों के साथ तो वो सेटिंग काबिल कबूल है। तो अगर मस्जिद वजीर खान की इंतजामिया फवाद चौधरी साहब को एक्सक्यूज कर देती है तो वो काबिल कबूल नहीं है। मैं वैसे भाई ये बात कर रहा हूं, आप मुझे बताएं, बुनियादी तौर के ऊपर ये फैसला तो अदलिया का और रियासत का होता है। एक जुर्म हो गया है, उसको माफ करना है या नहीं करना, ये फैसला किसने करना है? रियासत ने या अदलिया ने। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तो केस ही नहीं हुआ, सबा कमर के खिलाफ तो केस हुआ, अदालत ने उनकी मादरत को कबूल किया, जैसे भी किया वो मामला हल हो गया। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तो किसी को एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पाकिस्तान में, बताएं है? अब सालिहा के खिलाफ होगा, अदालत का जज अगर चाहेगा, करतारपुर की इंतजामिया चाहेगी मादरत हो जाए, माफी तलाफी हो जाए। हम भट्टी साहब की बात को मैं भी सेकंड करता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया है, लेकिन वो इख्तियार ये नहीं है कि इंसान खुद ही सोच ले मैंने माफी मांग लिया तो मैं माफ हो चुका हूं।
ये अदलिया का या जज का काम है, उसने माफी कबूल करनी है या नहीं। ये मैं आखिरी सवाल राना अरशद साहब आपसे करना चाहूंगा कि हशाम साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जो है अबव दी लॉ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी हाल ही में सदर ममलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के जो डेंटल इंस्टीट्यूशन है उसकी MOU की साइनिंग की तकरीब हुई गवर्नर हाउस कराची में, जिसमें बाकायदा सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट करके उस पर पशेमानी का इजहार भी किया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। पीटीआई वाले कुछ भी कर ले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राना साहब, अवैस साहब मदनी साहब छोटे भाई हैं, मैं अवैस भट्टी साहब, अवैस भट्टी साहब छोटे भाई हैं। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि यहां पाकिस्तान में दो कानून हैं। एक गरीब के लिए अगर इमरान खान का 325 कनाल का घर है तो 12 लाख जुर्माने में इसको रेगुलर कर दिया जाता है। कराची समेत शाहकोट और मेरे शाहकोट जिला ननकाना समेत लोगों की दुकानें और घर लाखों नहीं करोड़ों रुपए के गिराए जा चुके हैं। बेवा खवातीन इंक्रोचमेंट के नाम पर पूरे पाकिस्तान में जाती तौर पर इंतकाम का निशाना बनाकर अब मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर पर पूरे गांव का एंटी करप्शन का केस कि जनाब पाकिस्तान बनने से पहले ये गांव बना। राना साहब मैं आपकी बात समझ गया, डबल स्टैंडर्ड्स है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। हशाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही पॉजिटिव गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों की जो इबादत गाहें हैं उनके एहतराम को यकीनी बनाना ज़रूरी है और हुकूमत को किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं दिखानी चाहिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर दिन ब दिन जारहाना अंदाज में ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। आज उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर बताया कि लाहौर में कहां कहां पर कौन कौन से तरक्याती काम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाने जा रहे हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपनी नौयत का पहला यूनिट है। वहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन खोदी गई है और इर्द गिर्द पैनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं। अभी वहाँ पर इमारत की बुनियाद भी नहीं पड़ी है। उसके अलावा ऐलान किया गया कि जो करीम ब्लॉक है उसके ऊपर बाकायदा एक फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा और उसके अलावा जो मोड़ सबनाबाद है वहां पर एक अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। ये बहुत बड़े तरक्याती मंसूबे हैं जिनकी जो लागत है हसन खावर साहब ने अरबों रुपए में बताई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर लाहौर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वाकई इन मंसूबों की ज़रूरत भी है, लेकिन हुकूमत के पास एक अंडरपास के लिए या फ्लाईओवर के लिए अरबों रुपए अगर मौजूद है तो जो शहर में जगह जगह पर कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, जो शहर में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। आज मैं शाम को जब वॉक कर रहा था तो बाकायदा एक शहर की मसरूफ सड़क पर मेरे ऊपर 5-6 कुत्तों ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। वो कुत्ते भी इस वक्त शहरी हुदूद के अंदर मौजूद हैं। अगर ये हाल है शहर का तो फिर नए मंसूबे शुरू करने से पहले जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको बेहतर बनाना किसकी जिम्मेदारी है। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि हर हुकूमत ये चाहती है कि उसके क्रेडिट के ऊपर कुछ नए मंसूबे आए, लेकिन अगर वो नए मंसूबे पुराने मंसूबों को सबूताज करके आते हैं तो फिर वो हुकूमत आपकी खैर खा नहीं है। राना अरशद साहब क्या कहेंगे आप? वैसे मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनकी कैबिनेट का मेंबर था, डेंगी हो या ना हो हम रूटीन में स्प्रे करते थे और स्प्रे करवाते थे। 16,500 लोग पूरे पंजाब में चीफ सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरीज, कमिश्नर, DC, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और यूनियन काउंसिल लेवल पर कमेटियां बनी हुई थी, उनकी मीटिंग्स होती थी। यहाँ क्या है 15,000 से जायद पेशेंट आपके पूरे लाहौर में मौजूद हैं और इससे ज्यादा हैं और तकरीबन 30,000 से जायद पेशेंट जो वो पंजाब के हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं। इससे बड़ी नेग्लिजेंसी क्या है कि एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और मिनिस्टर हेल्थ की, लेकिन 2 मिनिस्ट्रीज की सीटें हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वो खुद बीमार हैं, अबव 70 हैं। एक मिनिस्टर की सीट आज भी खाली है और लोग भूख से मर रहे हैं, ऊपर डेंगू से मर रहे हैं, कोविड का इशू, साथ महंगाई का, और लाहौर में गंद और कुत्ते इतने हैं कि मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में अब लाहौर गंदगी के लिहाज से अगर मैं समझता हूं कि तीसरे नंबर पर आ गया है, तो इससे बड़ा और आलूदगी में पहले नंबर पर आलूदगी अब ये कारनामा भी हमारे खाते में डाल देगा। ये आलूदगी भी मुस्लिम लीग नून ने की नहीं,
नेग्लिजेंसी है। और इमरान खान की जो टीम है वो नाकाम हो चुकी है। आप ये देख लें, ये NA 133 का जो इलेक्शन है वहां पर गवर्नमेंट का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो हमारे वोटर्स को, राणा साहब एक छोटी सी बात बताएं, आपकी जो क्रिटिक है गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हक में कोई भी लेजिस्लेशन करवानी होती है तो आपके जो अरकान असेंबली या सेनेट है वो गैर हाजिर हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपकी इस बात को इंडोर्स करता हूं, लेकिन आप ये देखें कि 203 जॉइंट सेशन में 203 MNA सेनेट के मेंबर एक चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं और 216 या 17 उसके हक में वोट दे रहे हैं। तो फिर ये कैसे कौमी अदारे या स्टेट का के कवानीन जो है, जो ऑर्डिनेंस है, वो एक या दो लाने, 3 दर्जन मुझे इसका रिस्पांस ले लेने अप्रूवल ली गई, इसका रिस्पांस ले लेने किया गया है। अवैस मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट के पास अंडरपास बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, वजीर आला के लिए जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन लाहौर का कूड़ा करकट उठाने के लिए, लाहौर से कुत्तों को भगाने के लिए, लाहौर से भिखारियों को खत्म करने के लिए, डेंगू स्प्रे करने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? देखिए, ये जो आप बात करें कि डेंगू स्प्रे नहीं हुआ या डेंगू स्प्रे करने के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं, यहाँ पे डेंगू स्प्रे भी हुआ है। यहाँ पे लास्ट वीक जो वैसा वो शहरियार अफरीदी की बात याद आ रही है, जान अल्लाह को देनी है। क्या आपको, अगर आपने होते देखिए, आपको ये भी चाहिए खसरा के खिलाफ और बेल के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, सवाल गद्दम जवाब चना कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए जो हालात नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे डेंगू थे, आज देखिए अगर आप 15,000 पेशेंट है, 15,000 पेशेंट नून लीग के दौर में लाहौर शहर इतना गंदा था, कूड़ा करकट के ढेर लगे। आज जो बल्दियात लाहौर में था, आज अगर आप कहते हैं पीटीआई गवर्नमेंट को बाद में आप क्रिटिसाइज कीजिएगा, बल्दियाती निजाम यहाँ पे फाल है, बल्दियाती निजाम में लाहौर के अंदर इनके मेयर बैठे हुए हैं कि आज पंजाब गवर्नमेंट, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट उनको फंडिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। लाहौर शहर की हालत क्या बता रही है? आगे से कूड़ा करकट उठाया नहीं जा रहा, कुत्ते घूम रहे हैं सड़कों पर, ऊँटनी का दूध फरोख्त किया जा रहा है। ये शहर है, अगर आप ये शहर है। 70 साल का जो गंद था इन्होंने नहीं निकाला। अगर आप कहते हैं सर उनके दौर में साफ था, वैसा दौर में साफ था, मेरे घर के आगे से रोज 8 बजे कूड़ा उठाया जाता था। लाहौर बिल्कुल साफ है, लाहौर को कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लाहौर को इन्होंने ये नहीं था कि सफाई में बहुत ऊपर लेके गए हुए थे, कोई टॉप पे कह रहे। आज मेरे भाई कहना बड़ा खुशी से ये कह रहे हैं कि ये पिछली बात भी हमारे ऊपर डाल, तो किसके ऊपर डाले? आप लोगों ने आलूदा इस शहर को किया है। 70 साल के साथ जो गवर्नमेंट थी आप लोगों की थी, यहां पे पीटीआई नहीं थी मेरे भाई। आज पीटीआई इस आलूदा शहर को पाक करने के लिए मिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तान के अंदर लेके आई है। लाखों दरख्त लाहौर के अंदर लगाए गए, फॉरेस्ट लाहौर के अंदर लगाए मार रहे। सॉरी, ये कूड़ा करकट क्यों नहीं उठा रहे? कुत्ते क्यों नहीं मार रहे? देखिए वैसा बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। मैं हमारा बल्दियाती निजाम इस टाइम फाल है। आपकी जिम्मेदारी आपने कमिश्नर को दी हुई है, आपने डिप्टी कमिश्नर को दी हुई है, आपने लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दी हुई है, और बल्दियाती जो निजाम है उसको अभी आने में बहुत ताखीर है। इस वक्त शहर का मुतवल्ली वाली वारिस कौन है उवैस? बिल्कुल इस टाइम जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वही वाली वारिस वो क्या लाहौर को डेरा गाजी खान बनाना चाहते हैं? और जो डीसी लाहौर है डीजी खान बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डीजी खान भी हमारा शहर है और वहां पे तरक्याती काम हो रहे हैं, और जो कि पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किए थे, जनूबी पंजाब के लोगों ने महरूम रखा हुआ था। आज जाके देखिए जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप लाहौर में काम करना शुरू करने, काम पहले भी हो रहे हैं, लेकिन जब शुरू करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास इस्लामाबाद याद आ गया। नए टॉपिक के ऊपर अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने गेस्ट अपने ऑडियंस के साथ बात करनी है। फातिमा रज़ाक मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नाज़रीन, वाकया ये है कि लाहौर का नवाही इलाका है फूल नगर, जहां पर एक धेवर ने भाभी को डंडों के वार करके कत्ल कर दिया। उसका जो शौहर था उस औरत का, वो सऊदी अरब में मुकीम था रोजगार के सिलसिले में। वो एक स्कूल में मालूमात लेने गई वहां पर पढ़ाने की गर्ज से, लेकिन देवर को ये पसंद नहीं आया। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके ये तमाम तर अवाकिफ है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का टॉक्सिन है वो इस वक्त हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना। इन पर बात करने के मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहतरमा फातिमा रज़ाक मौजूद है। वुमेन राइट्स पर काम करती हैं, मारूफ समाजी कारकुन है। फातिमा, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है इस तरह के वाकयात में? एक देवर जो है भाभी को कत्ल कर देता है सिर्फ
इसलिए कि वो स्कूल का उसने चक्कर लगाया, उसका जो शौहर है रोजगार के लिए सऊदी अरब में मुकीम है। हम कैसे मुआशरे में रह रहे हैं फातिमा? जी अवैस, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा घिनौना वाक़या है जो आपने अभी हाईलाइट किया है। इस मुआशरे का मसला आई थिंक अभी सबसे बड़ा यही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बहुत ज़्यादा केसेस जो ख़वातीन पर तशद्दुद के हैं वो उनके अपने घरों से शुरू होते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि अभी भी बहुत से इवन ज्यादती के केसेस में क्लोज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों से ज्यादती के केसेस में क्लोज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब तक हम इस अंडरस्टैंडिंग को लेके आगे नहीं चलेंगे, किसी भी तरह से का चेंज लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कानून हरकत में क्यों नहीं आता? हम एक के बाद दूसरा वाकया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मैं आपके साथ फ़ोन पे शायद 40वीं दफ़ा गुफ्तगू कर रहा हूँगा। आखिर हमारी सोसाइटी जो है एक जानिब दावा करती है कि बहुत ही एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। क्या एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में इस तरह से ख़वातीन को आए रोज़ कत्ल किया जाता है, रेप किया जाता है फातिमा? जी, मेरे ख्याल से अगर ये स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने है, इस पिछले साल में 3% रेप केसेस थे जहां पर सिर्फ कन्विक्शन हुई थी, यानी मुजरिमों को सजा मिली थी। तो हमारी प्रोसिक्यूशन अभी इतनी एक्यूरेट है कि हम 90% से भी ज्यादा केसेस को में मुजरिमों को सजा तक नहीं दे पा रहे। ये आपको बताएगा कि क्या वजह है कि ये क्राइम्स रुक नहीं रहे, क्योंकि अगर आप पकड़ भी लेते हैं लोगों को, पर्चे भी काट लें, FIR भी दर्ज हो जाएं, जब तक थाना कल्चर अदालतें क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनको सजा देना ये नहीं होगा, तो उस वक्त तक केसेस में कोई फायदा, कोई कमी नहीं आएगी। उससे भी बड़ा मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन तो बहुत कम है और बहुत से केसेस में एंड में सुलह हो जाती है। बहुत से केसेस में प्रेशर डाला जाता है कि दबाव में आके फैमिलीज केस वापस ले लें। औरतों के ऊपर इज्जत का मसला आ जाता है कि हम थाने अदालतों के चक्कर कैसे लगाएं और आप केस परसू ही ना करें। तो इस सब का एंड में ये रिजल्ट होता है कि पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बाद में ये केस खारिज हो जाने हैं। अच्छा फातिमा, आप एक पढ़ी लिखी खातून है पाकिस्तान के अंदर। यकीनन जो पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट ख़वातीन होती हैं वो अक्सर मर्दों के लिए एक डरावना ख्वाब होती हैं। पिछले दिनों में ऐसे ही वाक़यात से घबराकर मुझे एक खातून बता रही थी कि वो शादी ही नहीं करना चाहती। उनका शादी के इदारे से, शादी के कॉन्सेप्ट से एतमाद तक उठ गया है कि अगर मैं अपने शौहर को पसंद आ गई तो अपने सास ससुर को पसंद नहीं आऊँगी, अगर उनको पसंद आ गई तो अपने देवर को पसंद नहीं आऊँगी, अपने जेठ को पसंद नहीं आऊँगी। यानी हर एक को खुश रखना जो है वो उस औरत ही की जिम्मेदारी है फातिमा। जैसे कि इस केस में देवर ने कत्ल करने के बाद ये बयान दिया कि उन पर इल्जाम क्या आयद कर रहा है कि मकतूला को पढ़ाने का शौक था। शी वांटेड टू टीच फातिमा, शी वांटेड टू टीच। यही बात तो यहाँ पर मसले की है, क्योंकि देखें अगर खवातीन की हम बात कर रहे हैं, हम साथ इंडिपेंडेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ हम ड्रामे भी बना रहे हैं हर आए दिन, जहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि खवातीन इस मुल्क की बहुत एम्पावर हो गई हैं, अब वो हर तरह के काम कर लेती हैं, वो फौज में भी हैं, वो पुलिस में भी हैं, वो इदारों में भी हैं। और दूसरी तरफ इतना बड़ा गैप है आपके पास जहाँ पर लोग पढ़ाने के ऊपर एक खातून को कत्ल करते हैं। फातिमा जरा तवक्कुफ कीजिएगा। ओवैस, पिछले दिनों वजीर माहौलियात पंजाब बाऊ रिजवान ने FIA साइबर क्राइम विंग को ख़त लिखा। राना साहब ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि जनाब जो लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है, वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए साइबर क्राइम के तहत। तो इस तरह के जो वाक़यात है लाहौर के इलाके, नवाही इलाके फूल नगर के अंदर एक देवर ने एक भाभी को ये कहकर कत्ल कर दिया कि ये पढ़ाना चाहती थी। क्या हम भी उसी जुर्म का शिकार हो रहे हैं? अगर हम इस प्रोग्राम का क्लिप जो है सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो क्या हम भी पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं? ओवैस, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। ये उनका बाऊ रिजवान साहब का एक अपनी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिल्कुल ऑफिशियल लेटर था, लेटर हेड के ऊपर ऑफिशियल लेटर था, लेटर हेड के ऊपर ऑफिशियल लेटर था। मैं आपके साथ कॉपी शेयर कर सकता हूं। आप देखिएगा, लेटर उनका पर्सनल लेटर हेड है, ये नहीं कि वो किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या किसी को। देखिए, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह सकते हैं, आपको मुझे पर्सनल कैपेसिटी में ये बात, अगर देखिए उनकी एक अप्रोच अपनी है, उनकी एक अपनी अप्रोच, एक अपनी सोच है कि वो कह रहे हैं कि लोग, लेकिन
मेरी अप्रोच और सोच अलग हो सकती तो है, इस राना तरह साहब के की अलग हो वाकयात सकती है। इस तरह के वाकयात अगर हम टेलीविजन पर डिस्कस कर रहे हैं, फातिमा उस पर क्रिटिसाइज कर रही है, हम मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के मर्दों को सजा होनी चाहिए, तो क्या हम भी देखिए, पाकिस्तान को आज़ादी बदनाम कर राय रहे हैं? की हमें इजाजत देता है, हमारा कानून इजाजत देता है, हमारा आइन इजाजत देता है। अच्छा। ये नहीं है। देखिए, मीडिया हर चीज को हाईलाइट करता है। अगर करतारपुर का वाकया हुआ है तो मीडिया हाईलाइट कर रहा है। इसमें मीडिया का सबसे ज्यादा रोल है, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट रोक सकती थी कि यहाँ पे हमारे जो हालात हैं, हमारे जो सिख बरादरी है, देखिए एक छोटी सी बात, फिर मैं राना साहब के पास जाता हूं कि मीडिया करतारपुर वाकये के ऊपर वजीर नोटिस लेते हैं, ट्वीट करते हैं, यहाँ पर एक जिंदा औरत को कत्ल कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उसमें बिल्कुल डीपीओ कसूर है। उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया और बंदा अरेस्ट हुआ है। देखिए, जिसने एक्ट किया है उसको सजा मिलेगी, ये आप बिल्कुल ना सोचें। आगे जिस तरह कहा जा रहा था कि वो हम अपनी खवातीन को ना नून लीग के दौर में महफूज कर सके, ना पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो महफूज कर सकी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महफूज कर सकी। हम बतौर सोसाइटी किधर जा रहे हैं? राना साहब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं इस तरह के केसेस जो है हाईलाइट करता हूं। मेरी मैनेजमेंट मुझे कहती है बस यही खबरें रह गई, वाकई यही खबरें रह गई हैं। अवैध साहब, ये एक माइंड सेट है गवर्नमेंट का। वो 126 दिन के धरने से लेकर आज तक हम बात तो करते हैं खवातीन की, लेकिन पिछले दौर में एक कौमी असम्बली की मेंबर थी ऐशा गुलालाई जी हाँ, वो उसका उस वक्त भी फरियाद थी पाकिस्तान की ब्लैकबेरी मैसेजेस। और आज मैं समझता हूं मेरी बेटी, आपकी बेटी, सबकी बेटियां ही होती हैं। लेकिन इशू ये है कि गवर्नमेंट नाम की, काश वो हमसे जो आधार, मेरे भाई ने बात की थी कि लाहौर में गंद नहीं है, पंजाब और पूरी गवर्नमेंट में गंद है। वो जो हमारी तरफ गंद था ना उस्मान बुज़दार की शक्ल में, वो ये उठा के ले गए। जो गवर्नर चौधरी सरवर की शक्ल में हमारे साथ था उसको ले गए। सर, शायद 2008 में भी आपको नजर आ जाता है। उनका माइंडसेट ये है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। 2008 को तो भूल गए आप। और 2008 हो या मैं समझता हूं 2002 हो या 12 अक्टूबर 99 हो, तो मैं समझता हूं ये रवायात अब ज्यादा देर मुतहम्मल नहीं हो। राना साहब, औरतों को महफूज कैसे करें? मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गवर्नमेंट में या शबाशी साहब की लीडरशिप में हमने वुमेन को अल्हम्दुलिल्लाह उनको एम्पावरमेंट भी दी, और उनकी जो मैं समझता हूं एज कैटेगरी थी उसमें भी 25 से 30 साल किया। फिर उनकी खवातीन का कोटा बढ़ाया और उनको प्रॉपर्टी में बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वेस्ट भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा रज़ाक। नाज़रीन, जब तक हम औरत को उसके रिश्तों से पहचानेंगे कि ये फला की बीवी है, ये फला की बेटी है, ये फला की माँ है, तब तक जो औरत है वो इन रिश्तों की मरहून मन्नत रहेगी। लेकिन जब तक हम इस बात को रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि औरत अपनी ज़ात के अंदर एक मुकम्मल, आज़ाद, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट इंसान भी है, तब शायद उसे वो ह्यूमन राइट्स मैसर आएँ जिसका हम यहाँ पर दिन रात वावेला करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मुझे आज एक मरतबा फिर आपसे एक किताब का, एक अजीमुल शान नावल का तारुफ करवाना है, और वो है कुर्रतुलैन हैदर ऐनी आपा का आग का दरिया, जो कि पहली मरतबा 1959 में लाहौर से पब्लिश हुआ। ऐनी आपा 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई, कुछ अरसे के लिए लाहौर आई और फिर वापस इंडिया चली गई और 2007 में उनका इंतकाल हुआ। जो आग का दरिया है उसे यकीनन उर्दू अदब का, जिस तरह से हस्पानवी अदब में 100 Years of Solitude लिखा गया, इसे उसका हम पल्ला नॉवल करार दिया जाता है। इसका जो प्लॉट है वो तकरीबन पिछले 2500 साल के ऊपर मुहित है। ये शुरू होता है 321 कबलस मसीह से, और चंद्रगुप्त मौर्य का जब दौरे हुकूमत था हिंदुस्तान के अंदर, और ये आता है प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन ईरा, यानी 1956-1957 तक। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक हिंदू मर्द है, इसमें एक हिंदू औरत है, एक मुसलमान मर्द है कमाल, और एक अंग्रेज है। और इनकी जो एंट्री है वो नॉवल के अंदर तब होती है जब तक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उनका दखूल मुसन्निफा दिखाती है, और इंतहाई कमाल महारत के साथ इंसानी मोहब्बत के जज्बात, इंसानी नफरत के जज्बात, और उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का कल्चर था, जो हिंदुओं का कल्चर था और जो मुसलमानों का कल्चर था, इनकी जो इंटर हाइब्रिडाइजेशन से जो एक मिक्स्ड कल्चर इवॉल्व हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसने एक
मखसूस मिजाज को जन्म दिया। कुरतुलैन हैदर ने अपने इस अजीम नावल आग का दरिया में उस तमाम कल्चर को इंतहाई खूबसूरती के साथ कैप्चर किया है। ये नावल ज़बान की बात हो, क्राफ्ट की बात हो, तो नुदरत के अंदर अपना सानी नहीं रखता और उर्दू अदब का हर तालिब इल्म अपने आप को उस वक्त तक नामुकम्मल और अधूरा तसव्वुर करता है जब तक वो कुरतुलैन हैदर का ये नावल आग का दरिया नहीं पढ़ लेता। और इसी नावल की वजह से कुरतुलैन हैदर को उर्दू अदब की एक अजीम राइटर के तौर पर शनाख्त किया जाता है। और इंडिया का जो सबसे आला सिविल अवार्ड है लिटरेचर के अंदर, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो भी कुरतुलैन हैदर को दिया गया। अब ज़रूरत इस बात की है कि आग का दरिया के अंदर जो इश्यूज़ कुरतुलैन हैदर ने हाईलाइट किए, जो कि मुख्तलिफ कल्चर्स की फ्यूजन के साथ जो मसाइल पैदा होते हैं, इस वजह से ये नावल आज भी पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया की जो इंडियन ऑडियंस है उसके लिए रेलेवेंट है। ज़रूरत इस बात की है कि आजकल जब फेसबुक और ट्विटर के दौर में हर कोई अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ उंगली के साथ टच करके ही इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कहीं एक कोने में बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ करके हल्का सा म्यूज़िक लगाकर अगर इस किताब का रोज़ मुताला किया जाए तो कोई वजह नहीं कि आपको अपने अंदर छुपे हुए एक मुख्तलिफ इंसान को ढूंढने में मदद ना मिले। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।